मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं और क्या कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग किन के साथ बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर को और हमारे इस चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और हम अपना लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब तक हम लोग इस चैप्टर से लगभग अपने 4 लेक्चर्स को कर चुके हैं और अपने पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के सामने रखा था। जब हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत आप सभी के साथ की थी तो हमने सबसे पहले क्या करा था बच्चों? चुनाव, इसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करी थी। और जब हमने चुनाव के अर्थ को समझने की कोशिश की तो हमें क्या पता चला कि चुनाव का मतलब होता है चयन। ठीक है, चयन से क्या तात्पर्य है? चयन से तात्पर्य है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ लोगों को चुन रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत के अंदर जब शासन करने की बात होती है, भारत के अंदर जब शासन करने की बात होती है या फिर भारत देश पर राज करने की बात होती है तो भारत देश का शासन या फिर भारत पर राज जो किया जाता है वो भारत के अपने ही नागरिक करते हैं। यानी कि होता क्या है, आप सभी को पता है कि देश के नागरिक अपने में से ही कुछ लोगों को चुनकर क्या कर लेते हैं बच्चों? देश के लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए कहां भेजते हैं? देश के संसद में भेजते हैं। संसद यानी कि वो स्थान जहां पर कानून बनाया जाता है। आप सभी को पता है कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो पूरा का पूरा चयन प्रक्रिया है, देश के अंदर जो लोकतंत्र विद्यमान है उसके तहत देश के नागरिक अपने में से ही कुछ लोगों को चुनकर अपना नेता चुनते हैं और ये चुने हुए लोग देश के संसद, विधानसभा, विधान परिषद या फिर नगर पालिका या फिर पंचायत में जाते हैं और देश को चलाने में अपना योगदान देते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में ये भी समझने की कोशिश की थी कि भारत के अंदर ये जो लोकतंत्र है या फिर भारत के अंदर हम जो हमारा जो वोटिंग का स्वरूप है, चुनाव जो भारत में किए जाते हैं, क्या ये लोकतांत्रिक हैं या फिर ये अलोकतांत्रिक हैं? अब आप लोग कमेंट कर बताइए जल्दी से कि क्या आपके हिसाब से भारत में होने वाले जो हमारे चुनाव हैं क्या वो लोकतांत्रिक हैं या फिर वो अलोकतांत्रिक हैं? आप सब कहेंगे कि सर हमें सबको पता है कि भारत में किए जाने वाले हमारे जितने भी चुनाव होते हैं ये लोकतांत्रिक हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है भारत देश के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुत ही कैसी है बच्चों? सरल रूप में होती है। भारत के अंदर जो चुनाव कराए जाते हैं वो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। याद है आप सभी को? जी हाँ। अब ये चुनाव आयोग क्या है? हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझा था कि चुनाव आयोग क्या है बच्चों? भारत के अंदर चुनाव कराने वाली एक संस्था है। जैसे आपके राज्यों में एग्जाम कराने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग बोर्ड्स को नियुक्त किया है। एमपी बोर्ड एमपी बोर्ड आपके क्या कराता है? एमपी में एग्जाम कराता है। ऐसे ही बिहार बोर्ड आपके बिहार में एग्जाम कराता है, राजस्थान बोर्ड राजस्थान में और यूपी बोर्ड के अंदर यूपी के अंदर एग्जाम कराता है। जैसे आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी आपके एग्जाम कराने की होती है, सही तरीके से सुचारू रूप से और बिना किसी चीटिंग के कराने की होती है, वैसी ही जिम्मेदारी आपके चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग भी देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। अब इस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से क्या मतलब है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से मतलब है कि देश के अंदर हर कोई व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को चाहे अपना नेता चुन सकता है, उसको पूरी आजादी है, वो किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन दे सकता है। और निष्पक्षता से क्या तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा चुनावी प्रक्रिया में, किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार का कोई भी चालाकी नहीं चली जाएगी। तो जैसे आपके राज्यों के अंदर बोर्ड्स क्या करते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, वैसे ही देश के अंदर या फिर राज्यों के अंदर चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग की होती है। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भारत के चुनाव को हमने लोकतांत्रिक चुनाव कहा, आपने देखा ना,
हमने भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कैसे कहा? इसके पीछे कारण यह है क्योंकि भारत के अंदर जो चुनाव हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। कोई किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने लिए वोट डालने को नहीं कह सकता, और अगर कोई एक ऐसा करता है तो भारत का चुनाव आयोग उस व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकता है। अगर यही बातों को देखा जाए तो इनसे साबित होता है कि भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक है। क्या देश के अंदर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है? आपको पता है कि ऐसा नहीं है। देश के अंदर भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं और इन भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग प्रकार के उम्मीदवार हैं। ये अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं, जनता के पास चयन का अवसर होता है। जिस भी नागरिक को जनता पसंद करती है उस नागरिक को अपना वोट दे देती है, और जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वही व्यक्ति क्या कहलाता है? वही व्यक्ति कहलाता है आपका नेता। भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेना है, यानी कि उसे वोट देना है, वो अपना वोट डालना चाहता है, अपना नेता चुनना चाहता है, उसके लिए एक एज को निर्धारित किया गया है। और भारत के अंदर चयन की ये जो प्रक्रिया है इसमें भाग मात्र और मात्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत किया जाता है। अब इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के 18 साल से बड़े हर युवक हर युवती को क्या किया जाएगा बच्चों? देश के अंदर चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। फिर हमने ये भी समझा था कि भारत देश के अंदर ये जो पूरी की पूरी हमारी चुनावी प्रक्रिया होती है ये किस स्वरूप में चलती है, ये किस प्रारूप के अंदर चलती है। आपने देखा था कि भारत के अंदर चुनाव मुख्य तौर पर लोकसभा, उसी के साथ साथ राज्यों की विधानसभा, और फिर आपने नगर पालिका और पंचायत के संदर्भ में इन सभी बातों को जाना था। और फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि भारत के अंदर पूरी की पूरी ये जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है ये किस प्रारूप में होती है, यानी कि किस तरीके से होती है। देश के अंदर आपका क्या होता है बच्चों? चुनाव आयोग चुनाव कराने से पहले हमने अपने पूरे भारत को क्या किया है, अगर हम लोग लोकसभा के संदर्भ में समझें तो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। और देश के अंदर 545 निर्वाचन क्षेत्र हैं और हर एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होते हैं, अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं और हर क्षेत्र से एक व्यक्ति को नेता के तौर पर चुना जाता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट्स को प्राप्त कर लेता है, सबसे ज्यादा मत जिसको मिलते हैं, वही व्यक्ति आपका नेता बन जाता है। और ये चुने हुए व्यक्ति 5 साल तक के लिए देश के अंदर नेता के तौर पर काम करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर ये जो चुनावी प्रक्रिया है, सबसे पहले हम लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं। उम्मीदवारों के खड़े हो जाने के बाद जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे होते हैं वहां पर वोटिंग लिस्ट आती है। अब इस वोटिंग लिस्ट से क्या तात्पर्य है? इस वोटिंग लिस्ट से तात्पर्य है कि जो लोग किसी क्षेत्र के अंदर वोट डालने के काबिल होते हैं, यानी कि जिनकी आयु 18 साल से बड़ी होती है, चुनाव आयोग उन लोगों की एक लिस्ट जारी करता है ताकि पहले से ही चेक किया जा सके कितने लोग इस क्षेत्र में वोट डालते हैं। आपको पता है कि जब भी वोटिंग लिस्ट आती है तो इस वोटिंग लिस्ट में संशोधन या फिर बदलाव होते रहते हैं। हर साल एक नई जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या 18 साल या फिर 18 साल से बड़ी हो जाती है तो उनको वोटिंग लिस्ट में डाला जाता है। और उसी के साथ साथ क्या होता है बच्चों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका देहांत हो जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको भी वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाता है। जो उम्मीदवार अपने आप को नेता के तौर पर जिताना चाहते हैं वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। देश के हमारे चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए एक निश्चित समय अवधि बांध दी है कि चुनाव से 3 दिन पहले देश में पूरे तौर पर चुनाव का जो प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा। और चुनाव प्रचार के लिए कितना कितना पैसा खर्च किया जा सकता है ये भी बता दिया गया है। फिर आप सभी को पता है कि देश के अंदर चुनाव होते हैं और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है अपने निर्वाचन क्षेत्र में, वही व्यक्ति फिर नेता बनता है। अगर आपको वोट डालना होता है तो आप सभी के पास एक चीज का होना बहुत आवश्यक है, और वो चीज क्या है? आप सभी को पता है कि वो चीज है वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास भारत सरकार या फिर चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है तो आप भारत सरकार के ही द्वारा अलग आपके जो क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका लाइसेंस हुआ, आधार कार्ड हुआ, उनके द्वारा वोट डाल सकते हैं। याद रखिएगा, भारत के अंदर हर व्यक्ति को एक चुनाव में एक ही बार वोट देने का अवसर दिया जाता है और भारत के अंदर हर व्यक्ति के चुनाव का मूल्य एक ही है।
अगर कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, अमीर है और क्या है बच्चों, उसकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, सामान्य घर से आता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, साधारण जीवन जीता है। अब एक अमीर व्यक्ति कहे कि आप मेरे वोट को 2 बार काउंट करें और जो गरीब व्यक्ति है उसके वोट को 1 बार काउंट करें, क्या ऐसा किया जाता है? आप सभी को पता है कि भारत देश के अंदर हर व्यक्ति को एक बार एक चुनाव में वोट देने का अधिकार है, एक ही बार, और हर व्यक्ति के चुनाव का मूल्य एक ही है, यानी कि सबका वोट समान है। और आपको पता है कि भारत के अंदर जब चुनाव कराए जाते हैं तो चुनाव के दिन छुट्टी होती है और लोगों को क्या किया जाता है, चुनाव की ओर आकर्षित करने के लिए भारत का चुनाव आयोग लोगों को कहता है कि आप चुनाव में आए, वोट के दिन आए और वोटिंग करें और अपने अच्छे उम्मीदवार को चुनें। तो ये तो हमने आप सभी के साथ अपनी अब तक की ये जो क्लास करी थी 4 की 4, उनका क्विकली रिवीजन किया। आज की क्लास में चुनावी राजनीति के इस लेक्चर नंबर 5 में आप और मैं क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित आपके अभ्यास के प्रश्न करने वाले हैं। अब इन अभ्यास के प्रश्न में क्या होगा बच्चों, कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बहुविकल्पीय होंगे, कुछ आपके लघु उत्तरीय होंगे और कुछ आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो एक एक कर आप और मैं इन चैप्टर्स को समझेंगे। बहुत ही आसानी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर आप सभी के समक्ष आएगा। आप सभी बच्चे पूरे ध्यान के साथ इस चैप्टर को समझें और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं आने दें। क्लास को शुरू करें उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है, गुजारिश है कि आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल जरूर होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएं, आप सभी बच्चे उन सभी इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन करने के लिए तैयार रहें और अपने समक्ष किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने दें। अब इसी आशा के साथ कि आप सभी बच्चे हैं तैयार, आपके पास कॉपी पेन पेंसिल मौजूद है, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है कि चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। आपके सामने यहाँ पर 4 बातें लिख दी गई हैं। पूछा जा रहा है कि चुनाव क्यों होते हैं, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। और गलत बात है कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जो न्यायपालिका है वो चुनाव से संबंधित नहीं होती। चुनाव में तो लोगों को चुना जाता है। देश की न्यायपालिका कैसे काम कर रही है, देश के कोर्ट, हमारे जो जज होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, वो चुनाव से संबंधित नहीं होता। तो इसका मतलब क्या रहा, आपका ये जो ऑप्शन 3 है ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पर गलत है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने रख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी एक बहु के विकल्प ही आपका प्रश्न होगा। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। अभी हमने देखा ना कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। आप ये बात क्या है बच्चों, कैसे कह सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है बच्चों, इनमें से एक बात है जो पूर्णतः नहीं है, जो सच नहीं है। आपको पता है कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं, लेकिन एक बात है जो इस बात को क्या करती है, सही तौर पर साबित नहीं करती है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मतदाता है। भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। भारत में 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। तो इनमें से क्या है बच्चों, भारत के अंदर अगर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग वोट देते हैं, क्या ये बात भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाती है? नहीं। क्या भारत के चुनावी प्रक्रिया को एक लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया बनाती है? नहीं। चीन दुनिया का क्या है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोग भी चीन के अंदर ही उपस्थित हैं। क्या चीन के आप जो क्या है बच्चों, चुनाव की प्रक्रिया को आप लोकतांत्रिक कहते हैं? आपको पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीन का चुनाव आयोग है वो शक्तिशाली नहीं है। चीन के अंदर हारने वाली पार्टियां होती ही नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी है और वही बार बार आती रहती है। और आपको पता है कि चीन के अंदर क्या है बच्चों, हर व्यक्ति को क्या है बच्चों, वोट देने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन वहां पर क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी है। तो सही तौर पर लोगों के पास चयन का अवसर नहीं होता। तो उपरोक्त तौर पर हाँ, भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो लोकतंत्र तो है, मगर समस्या ये है कि सिर्फ ये इस बात पर कह देना क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वोट है, वोट देने वाले लोग हैं, हम भारत को एक लोकतांत्रिक चुनावी देश कहेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने रख रहे हैं। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको क्या करना है बच्चों, मेल को ढूंढना है ना।
अब आपने यहां पर क्या देखा, इस प्रश्न को देखा कि समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है ताकि क्या किया जाए, ताकि समाज के हर तबके को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। हमें क्या करना होता है, जब भी हम लोग समय समय पर अपनी मतदाता सूची बनाएं यानी कि वोटिंग लिस्ट बनाएं, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब आप लोग चुनाव के लिए वोट कराने की कोशिश करें या फिर नेता बनाने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीटों को, कुछ अपने जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में रखते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मतलब कि इस क्षेत्र से कुछ स्पेशल लोग ही, जैसे आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं ही खड़ी हो सकती हैं। इसके तहत समाज के हर लोग को क्या होगा बच्चों, शासन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का समान अवसर मिले। देश के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनको क्या किया जाता है, जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कि यहां से सिर्फ एक ही समाज के लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और उनको आप लोग क्या कहते हैं, उनको आप लोग आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसमें मुख्य तौर पर आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ये सीटें आरक्षित होती हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे समाज के हर प्रकार के व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का अवसर मिलता है और वो एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने देखा कि प्रत्येक को क्या है बच्चों, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिल सके। अगर क्या हो सके बच्चों, भारत के अंदर हम लोग एक व्यक्ति जो अमीर है उसके वोट की डबल वैल्यू रखें और एक व्यक्ति जो गरीब है उसके वोट को सिंगल वैल्यू रखें, तो इससे देश में असमंजसता पैदा हो जाएगी, देश समान नहीं रहेगा, देश लोकतंत्र नहीं रहेगा और उम्मीदवारों के लिए भी ये सही तौर पर सही नहीं होगा। तो देश के चुनावी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए हमने देश के अंदर लोगों के वोट के मूल्य को समान ही रखा है। और फिर आखिरी है हमारा कि सत्ताधारी दल, जो लोग अभी इस समय देश में राज कर रहे होते हैं, वो सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति उनको नहीं दी गई है चुनाव के लिए। इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि सबको चुनाव में समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, मान लो कि एक व्यक्ति है और क्या हुआ बच्चों, वो 5 साल पहले चुनाव जीत गया था और 5 साल पहले चुनाव जीतने के कारण वो क्षेत्र का विधायक बन गया। अब ये क्षेत्र का विधायक बन गया तो इनके पास अब क्या है, अपनी सरकारी गाड़ी है। अब दोबारा से क्या हुए हैं, क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। क्या ये उसी चुनाव, क्या है बच्चों, क्या ये अपने चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी अपनी गाड़ी नहीं है, देश की सरकार की है। तो इन अपने वाहन से ये प्रचार करना चाहे कर सकते हैं, सरकारी वाहन से सरकारी किसी संसाधन का प्रयोग करना इनके लिए उचित नहीं है। और अगर ऐसे करते हुए ये पाए गए तो इनको देश के चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव से स्थगित भी कराया जा सकता है। तो यहां पर हमने आप सभी के साथ इन सभी मेलों को ध्यान से किया है ना जी। चलिए अब आप सभी के साथ क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम के आखिर के क्रम में सजाएं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनावी नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान और चुनावी प्रक्रिया की घोषणा और नामांकन दाखिल करना। चुनाव संबंधित इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके सामने रखी गई हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो सबसे पहले कौन सा काम होता है, उसके बाद कौन सा काम होता है, उसके बाद कौन सा काम होता है, इस तरीके की बनानी है। सबसे पहले जो हमारा चुनाव आयोग होता है, जिस क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं, दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं, तो दिल्ली के अंदर जो लोग वोट देने के योग्य हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, उसी को हम लोग मतदाता सूची कहते हैं, मतदाता सूची बनाई जाती है। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होती है। क्या होता है बच्चों, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होती है कि कैसे कैसे चुनाव कराया जाएगा, किस दिन दिल्ली के किस क्षेत्र में चुनाव होंगे, ये सभी जानकारी शेयर की जाती है। फिर चुनाव अभियान, यानी कि लोगों को बताया जाता है कि चुनाव में आपको वोट कैसे देना है, जो नागरिक है उनको वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना। जो अलग अलग लोग होते हैं जो चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, जो नेता बनने चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो यानी कि अपने वादों की लिस्ट देते हैं कि अगर आप मुझे चुनेंगे मैं आपको फ्री में वाईफाई दूंगा, अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं आपके घर में मोबाइल की सुविधा दूंगा। अलग अलग वादे जो लोग करते हैं उनके वादों को क्या किया जाता है, उनके वादों को घोषणा पत्र में रखा जाता है। और फिर क्या होता है, जो उम्मीदवार सच में चुनाव में जीतना चाहता है वो चुनाव आयोग के पास जाता है
है और अपना नामांकन दर्ज कराता है। नामांकन का मतलब क्या है कि अपना नाम लिखाता है कि चुनाव आयोग आप मुझे दिल्ली की इस जगह से चुनाव लड़ने का अवसर दीजिए, और फिर चुनाव आयोग क्या करता है, उनसे कुछ रकम ले लेता है जमानत के तौर पर और उनका नाम चुनाव के दिन वाली लिस्ट में डाल देता है, उम्मीदवार की लिस्ट में। और फिर क्या होता है, फिर आते हैं वोट का दिन। क्या होता है बच्चों, फिर होता है वोट का दिन, यानी कि मतदान का दिन आ जाता है, लोग जाते हैं वोट देते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या दिखती है, अगर वोट के काउंट करने में अगर क्या होता है, हम लोग मत के काउंट करने में किसी प्रकार की कोई सामंजस्य को देखते हैं, किसी समस्या को देखते हैं, तो दोबारा से क्या किया जाता है, वोट की गिनती होती है ना। और फिर क्या होता है, फिर नतीजों की घोषणा कर दी जाती है कि कौन सा उम्मीदवार जीता, कौन नेता बना और कौन नहीं बना, ये सभी बातें शेयर की जाती हैं। तो देश के अंदर कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी हमारी चुनावी प्रक्रिया होती है। और इसी तरीके से भारत के हर भूभाग में हम देखते हैं कि नेताओं का चयन होता है। बढ़ते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी के समक्ष उसे रखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप सभी बच्चे उस सवाल को देखिए। लिखा है कि सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। देखिए, एक आपकी अधिकारी हैं जिनका नाम है सुरेखा जी। और सुरेखा जी क्या है बच्चों, एक राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वो भी विधानसभा के चुनाव, वहां पर ये चुनाव करा रही हैं और वहां पर जो चुनाव होंगे वो इनकी जिम्मेदारी है सुरेखा जी की कि वो स्वतंत्र हो और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव या फिर चालाकी ना हो। चुनाव के इन चरणों में से उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप सुरेखा जी की जगह अपने आप को ही मान लीजिए कि आप चुनाव कराने वाले अधिकारी हैं। चुनाव आयोग ने आपको अपने राज्य के अंदर, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य के अंदर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, उन्हीं बातों को आपको यहां पर बताना है। सबसे पहले चुनाव प्रचार। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान सुरेखा जी यानी कि जो आपके चुनाव अधिकारी हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार खर्चे की सीमा का उल्लंघन ना करे। भारत के अंदर जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं हमारे, ठीक है, उसी के साथ हमारे जो विधानसभा के चुनाव हैं, हमारे चुनाव आयोग ने क्या करा है, खर्चों की सीमा को निर्धारित कर दिया है कि इतनी रकम से ज्यादा आप चुनाव प्रचार में पैसा खर्च नहीं कर सकते। अगर ये साबित हो जाए कि कोई उम्मीदवार नियमित रकम से ज्यादा पैसे को खर्च कर रहा है चुनाव प्रचार में, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई उम्मीदवार सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करे। सरकारी मशीनरी का मतलब क्या है कि संसाधन का। अगर मान लीजिए कोई क्या है बच्चों, इस बार का विधायक दोबारा जीतना चाहता है, तो उसको जो दी हुई गाड़ी है, उसको जो दिए हुए क्या है बच्चों बंगला है, वो वहां पर कोई मीटिंग ना करे, वो अपनी गाड़ी के द्वारा चुनाव प्रचार ना करे, वो अपने अंगरक्षकों को भी वोट डालने में शामिल ना करे। तो जो सरकारी तंत्र है उसका भी चुनाव में सही तरीके, उसका भी चुनाव में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस सभी बात का ध्यान ये जो हमारी सुरेखा जी हैं, जो एक चुनाव अधिकारी हैं, इनको देना चाहिए, है ना। क्या हो बच्चों कि किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना हो और चुनाव बिल्कुल सही तरीके से, स्वतंत्र तरीके से हो। तो मुख्य तौर पर चुनाव प्रचार पर नजर रखने की जिम्मेदारी होती है हमारी किसकी बच्चों, हमारी सुरेखा जी की, जो एक चुनाव कराने की अधिकारी हैं एक राज्य में। दूसरी चीज जो ध्यान देने की है वो है कि मतदान के दिन, यानी कि जिस दिन वोट हो, जिस दिन इलेक्शन हो, जिस दिन चुनाव का दिन आए, उसी दिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि बिना उचित पहचान पत्र के, बहुत से लोग चालाकी चलते हैं, पता है, बहुत से उम्मीदवार अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को या फिर अपने समर्थकों को बिना वोटिंग कार्ड के वोट कराने की कोशिश करते हैं। तो सुरेखा जी जो हमारी चुनाव अधिकारी हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी चुनाव के आपके बूथ हैं, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति वोट देने आया है, उसके पास चुनाव आयोग का दिया हुआ पहचान पत्र हो। और कोई भी व्यक्ति क्या हो बच्चों, वोटर क्या ना करे, वो बिना आपके क्या हो बच्चों पहचान पत्र के वोट नहीं डाल पाए। मतदान बूथ का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि मतदान बूथ का मतलब होता है कि वो स्थान जहां पर चुनाव कराए जाते हैं। मतदान बूथ पर क्या हो, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है और उसके कार्यकर्ता है, वो किसी को डराएं या धमकाएं नहीं। ये नहीं कहें कि तुम्हें हमारे ही व्यक्ति को क्या करना है, हमारे ही व्यक्ति को नेता बनाना है, अगर आपने हमारे ही साथी को वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुमसे क्या करेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को क्या ना करे बच्चों, जबरदस्ती वोट नहीं डलाए। इसकी जिम्मेदारी भी हमारे चुनाव अधिकारी की ही होती है।
अगली चीज जो ध्यान देने की है कि क्या हो बच्चों, कोई भी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती वोट डालने के लिए नहीं कहे। जो भी आपकी सोच है, जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसे करें। किसी भी प्रकार का कोई भी जोर जबरदस्ती आपके साथ चुनाव के अंदर ना हो। तीसरी चीज है मतगणना के दिन के पहले तो आपने क्या देखा कि चुनाव से पहले उन्हें चुनाव प्रचार पर ध्यान रखना है ना। दूसरी चीज जो चुनाव अधिकारी के लिए जिम्मेदार है कि चुनाव के दिन सही तरीके से वोटिंग हो, वोटर परेशान ना हो, वोटर को जोर जबरदस्ती से वोट नहीं दिलाए जाएं। जिसके पास सही आईडी कार्ड हो वही लोग वोट देने जाएं। और अगर एक व्यक्ति ने चुनाव में भाग ले लिया है, वोट दे दिया है, तो वो दोबारा भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप सभी को पता है कि उंगली पर क्या किया जाता है, स्याही लगा दी जाती है। तो जिन लोगों की उंगली पर स्याही लगा दी जाती है, इसका मतलब है कि भाई आपका वोट हो चुका है, आप दोबारा नहीं आ सकते। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि कोई इस प्रकार की चालाकी ना चले कि वो स्याही मिटाकर दोबारा से वोट डालने के लिए आए। तीसरी चीज है वो है मतगणना के दिन। मतगणना के दिन का मतलब क्या है कि जब वोट डल चुके हैं, अब यहां पर घोषणा होने वाली है कि कौन व्यक्ति जीता है और कौन व्यक्ति जीता नहीं है। तो जब आपकी मतगणना हो, यानी कि जब वो क्या किया जाए, वोटों को गिना जाए, उन्हें मतगणना केंद्र में जहां पर इलेक्शन हुए हैं और वोट को गिना जा रहा है, वहां पर कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। और क्या हो, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग क्या करते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं वो हर तरफ तो रह नहीं सकता। क्या हुआ, इसको एक तरीके से समझिए कि एक क्षेत्र है आपका दिल्ली, है ना। अब दिल्ली के अंदर क्या है बच्चों, एक इलाका है चांदनी चौक। अब चांदनी चौक के अंदर इलेक्शन हुए हैं और यहां पर 5 लोग हैं। ये 5 लोग कह रहे हैं कि हमें चांदनी चौक से क्या करना है, हमें नेता बनना है। ये 5 उम्मीदवार हैं और चांदनी चौक में क्या किया गया है, 50 जगह पर वोटिंग हुई है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। अब क्या ये अकेला उम्मीदवार 50 जगह पर जाकर चेक कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता। इसे 50 लोगों की मदद चाहिए होगी और यही 50 लोग जो इस व्यक्ति के साथ होते हैं, इसके समर्थक होते हैं, उनको आप लोग पोलिंग एजेंट कहते हैं। क्योंकि आपको उम्मीदवार हर जगह जाकर तो चेक नहीं कर सकता। पोलिंग एजेंट होते हैं उम्मीदवार के समर्थक। ये जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो आपके उम्मीदवार के समर्थक होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये सही तौर पर ईवीएम के आसपास नहीं आए और ये कभी ज्यादा चुपचाप अपने ही साथी के वोट को ना बढ़ा दें। इसकी निगरानी भी किसको करनी होती है, आपकी सुरेखा जी या फिर आपके चुनाव अधिकारी को करनी होती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो चुनाव अधिकारी को ध्यान रखने होते हैं जब वो चुनाव के संदर्भ में अपने वोटिंग को करा रहे होते हैं। आगे का सवाल देखते हैं कि नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों में, अमेरिका में भी चुनाव होते हैं और अमेरिकी कांग्रेस से मतलब है अमेरिका का संसद। जैसे भारत के अंदर क्या है बच्चों, भारत के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। यह कांग्रेस पार्टी से तात्पर्य नहीं, अमेरिका का संसद कांग्रेस कहलाता है। ठीक है। और क्या है भैया कि आपने क्या देखा, जो आपको अमेरिकी कांग्रेस है वहां पर क्या है बच्चों, चुनावों में क्या हुआ, अलग अलग लोग आपको दिखते हैं। अमेरिका का जो समाज है वो चुनाव के प्रतिरूप में बहुत अलग अलग स्वरूपों में बटा हुआ है। अब आप क्या देखते हैं बच्चों, अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी अलग अलग है और वो चुनाव में जो भाग लिया है उन्होंने, वो अलग अलग तरीके से जीते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, अश्वेत लोग कौन है, यहाँ पर अश्वेत लोगों से तात्पर्य है वो लोग जो काले रंग के हैं। जो कैसे हैं बच्चों, जो श्वेत नहीं है। श्वेत का मतलब होता है गोरे। तो अमेरिका के अंदर क्या है बच्चों, 8 लोग हैं, ठीक है, जो अमेरिकी संसद में आए हैं। ठीक है। और क्या है बच्चों, श्वेत जो गोरे हैं वो 86 लोग जीते हैं और हिस्पैनिक मतलब अलग अलग एशियंस, उसी के साथ स्पेन के लोग, अलग अलग यूरोप के लोग, वो है 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिकी समाज के अंदर इनकी संख्या है 13%, 13%, 17%। और उसी के साथ साथ जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितने इन जनसंख्या के हिसाब से लोग जीते हैं, क्या ये सही अनुपात है या फिर ये गलत अनुपात है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसके आंसर को जब हम देखते हैं, आपके सामने अमेरिकी संसद मौजूद है, यानी कि जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। इस प्रश्न के 2 उत्तर संभव है। पहला आंसर क्या है, पहला आंसर है कि हमें लगता है कि अमेरिकी संसद में समाज के सभी मुख्य वर्गों का प्रतिनिधित्व है। जी हाँ, अमेरिकी समाज अलग अलग वर्गों में बटा है, श्वेत हैं, अश्वेत हैं और हिस्पैनिक हैं। और हर क्षेत्र के लोग के आपको क्या दिख रहे हैं कि अमेरिका की संसद में हर क्षेत्र के लोगों को नेता बनने का अवसर दिया गया है ना। तो इस बात से यह साबित होता है कि अमेरिका की संसद में समाज के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और श्वेत और हिस्पैनिक, ये जो आपके लोग हैं, हिस्पैनिक मतलब कौन हुए, अगर आपके जो एशियन हुए, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरफ के जो लोग वहां जाकर बस गए, और आपके श्वेत लोग जो अफ्रीका से अमेरिका में गए हैं।
आपके अश्वेत और हिप्सेनिक समुदायों का जो प्रतिनिधित्व है ये आबादी में क्या है बच्चों, आबादी में थोड़ा कम है, लेकिन इसके साथ ही क्या है बच्चों, इनको भी आरक्षण की जरूरत है कि इनको ज्यादा सीटें अवसर दिए जाएं, है ना। और क्या है बच्चों, जो आपके हिस्पैनिक और अश्वेत समुदाय हैं वो अमेरिकी संसद में क्या है, प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की मात्रा में काफी कम है। आपने देखा ना, आबादी में ये 13% थे मगर इनकी सिर्फ 8 सीटें थी, है ना। तो ऐसे ही स्वरूप आपने देखा था। तो इसीलिए क्या लगता है बच्चों, हमें लगता है कि कम से कम आपके जो हिप्नेसिक्स आपका जो समुदाय है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि जो एशियन समुदाय के लोग हैं उन्हें ज्यादा मात्रा में चुनाव में हिस्सा लेने की, कि उनके लिए पहले से ही सीट रिजर्व कर दी जाए कि इन जगहों से अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ यही हिप्नेसिक लोग ही खड़े होंगे, तो इससे ज्यादा क्या होगा, सत्ता का अच्छा बंटवारा हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनमें से सभी अपनी राय के पक्ष में 2 तर्क आपको देने हैं। अब आपके सामने यहां पर एक बात लिखी है कि भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? भाई, भारत का जो चुनाव आयोग है वो सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है और एक बार अगर चुनाव की तारीख घोषणा हो जाती है तो देश के अंदर सारी शक्तियां मुख्य चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं और उनको हटाना असंभव हो जाता है। चुनाव की जो तारीख की घोषणा के बाद क्या होता है, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के द्वारा ही क्या कराया जाता है, चला जाता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूर्णतः लायक है। उसमें कोई भी क्या नहीं है बच्चों, किसी भी शक करने की बात नहीं है। भारत का चुनाव आयोग पूर्णतः सक्षम है भारत के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में। बढ़ते हैं आगे और आप सभी के सामने एक और बिंदु रख देते हैं कि हमारे देश के चुनावों में लोगों की जबरदस्त भागीदारी है। क्या ऐसा होता है? जी हां, हाल के कुछ वर्षों में आप देख रहे हैं कि भारत के अमीर, गरीब, ग्रामीण, शहरी सब लोग चुनाव के अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को एक मजबूत पृष्ठभूमि में रखता है। अगर हम देखें जो हमारा गरीब समाज है वहां के लोग बढ़ चढ़कर चुनाव के जो आपकी प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं, लेकिन अभी के समय में आप अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो उसमें भी मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और उच्च वर्ग के लोग क्या रहे हैं बच्चों, बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बच्चों, वो चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। पहले ये लोग उदासीन रहा करते थे, चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन पिछले चुनाव से आप देख पा रहे हैं कि इनकी भी भागीदारी बहुत ही बड़े स्तर पर भारत के चुनाव में हो रही है। तो भारत के जो गरीब लोग थे वो तो चुनाव में जाते ही थे, मगर अब हमारा मध्यम वर्ग और हमारा उच्च वर्ग भी चुनाव के अंदर अपने आप को शामिल करा रहा है। हमारी जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी से तात्पर्य है वो पार्टी जो अभी अभी जिसके पास सरकार होती है, वो चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारत में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं और जो पार्टी अभी शासन कर रही होती है उस पार्टी का दोबारा जीतना क्या है बच्चों, ज्यादा संभव नहीं होता। वो पार्टी हार जाती है क्योंकि अधिकतर जो वादे उनके द्वारा किए गए होते हैं वो वादे पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं। और कई राज्यों में क्या होता है बच्चों, कई राज्यों में तो हर 5 साल बाद आप देखते हैं कि हर 1 साल बाद आपको क्या दिखता है, एक नई सरकार दिखती है। एक नई सरकार आपको इस स्वरूप के अंदर दिखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी से तात्पर्य है वो पार्टी जो अभी शासन कर रही है, उनके लिए चुनाव जीतना कहीं ना कहीं जटिल होता है। हाँ, अगर वो पार्टी जितने भी चुनावी वादे किए हैं उनको पूरा करती है तो वो पार्टी जीत सकती है। अभी तो पिछले जितने भी हमारे चुनाव रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि चुनाव हारते चली हैं। कौन हारते चली हैं बच्चों? आपकी जो चुनावी पार्टियां रही हैं वो पूरे तौर पर हारती चली हैं। आखिरी पॉइंट है कि अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपका चुनाव आयोग है वो चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाता है जो बिल्कुल सही तरीके पर कारगर साबित होते हैं। जैसे आपको बताया कि ये भारत के अंदर क्या है बच्चों, जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र हुए हैं और निष्पक्ष हुए हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जटिलता और किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी नहीं रही है। चलिए इसी पॉइंट के कुछ और बिंदुओं को ध्यान से समझते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं कि अपने चुनावों को पूरी तरह से क्या है बच्चों, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के कदम उठाते हैं। हमारे देश में जो चुनाव आयोग है वो मुख्य तौर पर क्या करता है, चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। यानी कि भारत के अंदर अगर आप 1947 आजादी के बाद से भारत के अंदर सबसे पहले चुनाव 1951 में हुए हैं और 1951 से लेकर वर्तमान समय तक अगर आप देखते हैं भारत के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो आपके लोकसभा के चुनाव हो या फिर इसी के साथ साथ चाहे वो आपके राज्यसभा के चुनाव हो या फिर वो आपके क्या हो बच्चों, आपके मौजूद विधानसभाओं के चुनाव हो या फिर इसी के साथ
नगर पालिका या फिर पंचायत के चुनाव हो, अधिकतर चुनावों के अंदर लोगों ने कहा है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुए हैं और चुनावों में किसी भी प्रकार की कोई भी जटिलता या फिर किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं है। अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें तो आप क्या पाते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर, हाँ कुछ ऐसे अपवाद हुए हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं और आप ये पाते हैं कि क्या है बच्चों, इन प्रतिरूपों के अंदर मुख्य तौर पर क्या है, इन प्रतिरूपों के अंदर आप पाते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। कहीं कहीं पर लोगों ने चालाकी चलने की कोशिश करी है और इस चालाकी से ये साबित हुआ है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की कोशिश करता है वो प्रभावित हुई है। अच्छा, ये बात भी सही है, देखिए बच्चों ये बात भी सही है कि अभी भी थोड़ी बहुत क्या है, खामियां हैं। हमारा चुनाव आयोग पूरी कोशिश करता है कि चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष कराया जाए, किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती ना हो, लोगों को स्वतंत्र तौर पर अपने उम्मीदवारों को चुनने का अवसर दिया जाए। लेकिन आप देख पाते हैं कि अधिकतर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको दिख जाता है कि कहीं ना कहीं जो बाहुबली लोग होते हैं, जो प्रभुत्व संपन्न, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो समाज के कमजोर लोगों को दबाते हैं और उनका शोषण कर कर उन्हें अपने लिए या फिर अपने साथियों की तरफ वोट डालने के लिए कहते हैं। भारत के चुनाव आयोग को, भारत की सरकारों को क्या करना होगा, भारत के इन दबे कुचले लोगों के बारे में सोचना होगा। और भारत का ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है, अगर भारत के इन लोगों को और अच्छे तौर पर सुरक्षा दिला सके तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि भारत में संपूर्ण तौर पर क्या हो सकता है बच्चों, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सकती है। अब एक और सवाल आप सभी के सामने रख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा रहा है कि चिनप्पा क्या है, एक व्यक्ति का नाम है चिनप्पा, बहुत प्यारा नाम है जी चिनप्पा। चिनप्पा को दहेज के लिए क्या किया गया, अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली। सतबीर को छुआछूत मामले में दोषी माना गया। अब ये छुआछूत का मतलब क्या होता है, देखिए दहेज का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि दहेज का मतलब होता है कि जब आप अपनी पत्नी से क्या करते हैं, किसी प्रकार की संपत्ति की मांग करते हैं कि आप हमारे घर में आई हैं, मुझे पैसा दीजिए, मैंने आपसे शादी करी है, इसी को दहेज कहा जाता है कि आप पैसे की मांग कर रहे हैं, जमीन की मांग कर रहे हैं, किसी गाड़ी की मांग कर रहे हैं। और अगर आपकी पत्नी या फिर उनके परिवार वाले दहेज को देने में असमर्थ होते हैं तो आपको पता है कि पति के साइड वाले लोग या फिर पति क्या करता है बच्चों, अपनी पत्नी को परेशान करता है। इसे ही दहेज या फिर दहेज की गलत प्रथा कहा जाता है। एक सिचुएशन तो आपने चिनप्पा की देखी। दूसरा है एक व्यक्ति जिसका नाम है सतबीर। सतबीर को छुआछूत मामले में दोषी माना गया। मतलब क्या हुआ कि सतबीर ने, भारत के अंदर सभी को समान माना गया है, भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या फिर लिंग या फिर संप्रदाय का हो, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति समान है। लेकिन सतबीर ने क्या करा, एक दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में भेदभाव किया और उसे छुआछूत क्या किया उसने, उसका मतलब क्या हुआ कि उसने किसी निम्न जाति के व्यक्ति को अपने साथ खाने नहीं दिया, उसको शोषित किया। और ये बात साबित भी हो गई कि हाँ सतबीर ने ये गुनाह वाला काम किया है, ये गलत काम किया है। अच्छा, दोनों को क्या हुआ, अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या ये फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ कहा जा सकता है? अपने आप से आप राय दीजिए। यहाँ पर दो व्यक्तियों के आपके केस रखे गए हैं। एक प्रकार का एक सवाल है जहां पर आप देख रहे हैं कि दहेज की आपकी एक समस्या है और दूसरा छुआछूत की एक समस्या है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये लोग चुनाव लड़ने में इच्छुक थे, लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि आप दोनों में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, आप नेता के तौर पर भारत के शासन में शामिल नहीं हो सकते। आप देखते हैं बच्चों, सरकार चलाने का काम अपराधी को नहीं दिया जा सकता। क्या हम देश चलाने की जिम्मेदारी देश के अपराधी को दे सकते हैं? क्या उन लोगों को देश को चलाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं? आपको पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तो ये लोग अपने हिसाब से कानूनों को बनाएंगे, अपने को क्या करेंगे बच्चों, अपने को सुरक्षित रखने के लिए ये गलत कानूनों को बना सकते हैं। आपको बताया ना कि जो आपके नेता लोग होते हैं, इनके पास पूरा अधिकार होता है कि ये अपने हिसाब से कानून को बनाएं, अपने हिसाब से नियमों को बनाएं। तो अगर हम लोग क्या करें बच्चों, सरकार चलाने में देश के अंदर ऐसे नेताओं का चयन करेंगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो उससे क्या होगा, समाज में गलत संदेश जाएगा और ये देश के लिए क्या होगा, बहुत ही बुरा होगा। और ये फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। जी हाँ, लोकतंत्र में कहा जाता है कि एक अच्छे नागरिक का चयन हो जो देश के शासन में क्या करे बच्चों, अपनी भागीदारी दे। क्योंकि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इन्होंने लोगों के अंदर कहीं ना कहीं समाज में दूसरों को प्रताड़ित किया है, तो ऐसे लोगों का चयन नेता के तौर पर नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने आज आप सभी के साथ अपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस पार्ट से संबंधित, उन क्वेश्चंस को रखा।
अब हम लोग आप सभी के साथ आपको लेके चल रहे हैं 1 मिनट रिवीजन की ओर। आपके सामने एक एक कर इस चैप्टर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी थी उनको क्विकली रिवाइज करते हैं। और हमने डिस्कशन किया इस चैप्टर से संबंधित लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आपके सामने रखे और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के संदर्भ में बहुत ज्यादा क्या रहे बच्चों, इंपॉर्टेंट रहे। लेके चलते हैं आपको क्विज की तरफ। एक एक कर आप सभी के सामने आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस आएंगे। आप सभी बच्चे इन क्विज के सवालों को देखेंगे और उनके सही आंसर बताएंगे। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है कि वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। चलिए अभी भी हमने आपके साथ अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को किया। अब इनके आंसर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। आपके सामने आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है कि वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। इनमें से वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, परंतु उन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। महिलाएं ले सकती हैं। आप प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगर आप विकसित हैं यानी कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जेल के अंदर हैं, तो आपको चुनाव में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आज की क्लास का दूसरा सवाल रख रहे हैं। यहां पर लिखा है कि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है। देखिए, वो व्यक्ति जो भारत के अंदर मतदाता है यानी कि वो वोट देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 25 साल है। अगर आप भारत के अंदर नेता बनना चाहते हैं, चाहे विधानसभा, आपकी क्या है लोकसभा, इसी के साथ साथ क्या है आपकी नगर पालिका या फिर पंचायत, तो उसके अंदर आपकी आयु कम से कम 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और वोट डालने के लिए, मत देने के लिए आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। अब अगले सवाल की ओर आपको लेके चल रहे हैं। तीसरा सवाल है कि चुनाव के लिए वार्ड जो होता है, ये जो बांटे जाते हैं, ये कौन से चुनावों में बांटे जाते हैं। जो आपके पंचायत और नगर के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपने क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, इसी को हम लोग वार्ड कहते हैं। और अगर बात करें संसद के चुनावों में यानी कि लोकसभा चुनावों में, तो उसके अंदर हम लोग निर्वाचन क्षेत्रों को बांटते हैं। देश को निर्वाचन क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। विधानसभा में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम लोग पंचायत या फिर बात करते हैं आपकी नगर पालिका के चुनावों को, तो इसके अंदर हम बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और इन्हीं छोटे छोटे भागों को वार्ड कहा जाता है। तो ये हमारी क्या रहा बच्चों, क्विज का ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहा। अब आप सभी को लेके चल रहे हैं होमवर्क की तरफ। आपके सामने आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस रखे गए हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इन होमवर्क के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सजग तरीके से करेंगे। अब आप सभी को लेके चल रहे हैं अगली क्लास की ओर, यानी कि अब आने वाली क्लास में आप और मैं क्या डिस्कस करेंगे, चलिए यही बातचीत कर लेते हैं। अपनी अगली क्लास में हम लोग चुनावी राजनीति इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और हमारे क्वेश्चंस हैं।
कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लघु उत्तरीय हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दीर्घ उत्तरीय हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से संबंधित हैं और आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं। आने वाली क्लास में हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे। हमारी आज की क्लास में हमने आप सभी के साथ बहुत ही सीधे सरल शब्दों में बातचीत की। किस बारे में? हमने आप सभी के साथ बातचीत की इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत